केदारनाथ यात्रा एक यात्रा जो अपने आप में एक तपस्या है महादेव के समीप जाने की। एक ऐसी यात्रा जिसे पूरा करना महादेव के सभी भक्तों का सपना होता है। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको अलग अलग पड़ाव देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको पता चलता है कि उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा क्यों दिया गया है, और साथ ही इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पे हर कण कण में हमारे भोलेनाथ का वास है। तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर जानते हैं कि कैसे आप लोग इस साल 2025 में केदारनाथ यात्रा प्लान कर सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर से लिख दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो और ये यात्रा हमारे भोलेनाथ को डेडिकेटेड है। तो एक बार तो वीडियो शुरू करने से पहले कहिएगा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव दोस्तों, इसी के साथ वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा 2025 के बारे में। आने वाले टाइम में अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप लोग केदारनाथ यात्रा प्लान कर सकते हैं एंड वो कौन सी खास बातें हैं जिनका आपको खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है यात्रा के दौरान। और इस साल काफ़ी सारे चेंजेस यात्रा में करे गए हैं, रजिस्ट्रेशन को लेकर, दर्शन को लेकर, टोकन वगैरह को लेकर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। प्लस अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा प्लान नहीं भी कर रहे हो तो भी मैं कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको केदारनाथ धाम का, केदारनाथ वैली का, उत्तराखंड देवभूमि का एक वर्चुअल टूर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर से लिख दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रैवल ऑप्शंस की, किस तरीके से आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं एंड यात्रा कहाँ शुरू होती है, सारी चीज़ें। तो गाइस, केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है उत्तराखंड के अंदर सोनप्रयाग से। जी हाँ, सोनप्रयाग ही वो जगह है जिसके आगे कोई भी गाड़ी या बसेस नहीं जाती है। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के सोनप्रयाग पहुँचना होता है। देन सोनप्रयाग के 5 किलोमीटर आगे आता है एक पॉइंट गौरीकुंड। गौरीकुंड वो जगह है जहाँ से केदारनाथ ट्रैकिंग शुरू होती है। तो ये दो जगह याद कर लीजिए, सोनप्रयाग एंड गौरीकुंड। सोनप्रयाग के आगे कोई भी बस या गाड़ी नहीं जाती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको वहाँ की लोकल रजिस्टर्ड टैक्सीज में कंप्लीट करना होता है, जिनका फेयर रहता है 50 रुपीज़ पर पर्सन, जो शेयरिंग बेसिस पर चलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनप्रयाग तक पहुँचने की। देखिए, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो दिल्ली से सोनप्रयाग का डिस्टेंस पड़ता है ऑलमोस्ट 440 किलोमीटर्स का, और इसका रूट रहता है उत्तराखंड के मेरठ, मुजफ्फरनगर, देन रुड़की, उसके बाद उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर को होते हुए। अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा उत्तराखंड के हरिद्वार या ऋषिकेश। जी हाँ, हरिद्वार और ऋषिकेश एक तरह से गेटवे आप बोल सकते हैं उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा या फिर केदारनाथ यात्रा के लिए। आप लोग किसी भी शहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना पड़ेगा। हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी भी है, और आप लोग चाहें तो बस के थ्रू भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अलग अलग शहरों से आपको बस सर्विस भी हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग किसी भी शहर से बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको पहुँचना पड़ेगा देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। यही एक नियरेस्ट एयरपोर्ट है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको हरिद्वार और ऋषिकेश आना होगा, जो मात्र 1 से 1.5 घंटे का सफ़र रहता है वहाँ से। उसके बाद यहाँ से आगे की जर्नी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस, हरिद्वार और ऋषिकेश पहुँचने के बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से आपको अर्ली मॉर्निंग लोकल बसेस मिल जाती हैं जो आपको सोनप्रयाग ले जाती हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, इन बसेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, तो अर्ली मॉर्निंग ही आपको हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह से सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट लोकल बसेस मिल जाएंगी, जिनका फेयर रहता है समवेयर अराउंड 600 to 800 रुपीज़ पर पर्सन। अगर इनकेस आपको डायरेक्ट बस नहीं मिल पाती है सोनप्रयाग की तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग रुद्रप्रयाग की बस ले लीजिएगा। रुद्रप्रयाग की बसेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोनप्रयाग। एक बार आप लोग रुद्रप्रयाग पहुँच जाएंगे, दैन रुद्रप्रयाग से आप लोग शेयरिंग टैक्सी से या वहाँ से भी आपको बसेस मिल जाएंगी सोनप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश और सोनप्रयाग के बीच में एक मिड पॉइंट आप बोल सकते हैं।
इस तरीके से आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करके सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। एंड उनको बता दूं, हरिद्वार और ऋषिकेश से आप लोग टैक्सी भी हायर करके सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं, जिनका फेयर 10 से 12 हज़ार रुपये रहता है आना जाना। अब बात कर लेते हैं अगर आप लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करना चाहते हैं। डिस्टेंस मैंने आपको जैसा कि बताया, दिल्ली से अगर हम बात करें तो 440 किलोमीटर आता है सोनप्रयाग का। ऋषिकेश से ऑलमोस्ट मान के चलिए 250 किलोमीटर के अराउंड ये डिस्टेंस रहता है। रूट की अगर हम बात करें तो पूरा ही रूट नेशनल हाईवे के अंडर आता है। एंड रोड कंडीशंस आपको बेहद शानदार देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तराखंड चार धाम रोड प्रोजेक्ट के अंडर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा काम हमें देखने को मिला है लास्ट 5 to 6 ईयर्स में स्पेशली। लेकिन लास्ट का 35 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है, ये आपको बता दूँ, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड नैरो भी रहता है, तो ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पे स्लो ही रहती है। और अगर आप पीक सीजन के टाइम जा रहे हो, जो कि मई और जून का महीना होता है, तब और ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है। वीडियो में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या बेस्ट टाइम हो सकता है केदारनाथ यात्रा के लिए, और सबसे मेन चीज़ बजट कितना आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सब भी अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ये तो बात होगी ट्रैवल ऑप्शंस की कि किस तरीके से आप लोग ट्रैवल करके सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यात्रा सोनप्रयाग पहुँचने का तब कैसे आगे कंटिन्यू करिए। देखिए, सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। आप लोग चाहे तो सोनप्रयाग में स्टे करके नेक्स्ट डे गौरीकुंड पहुंचकर अपनी ट्रैकिंग शुरू करिए, या फिर आप लोग चाहे तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद सेम डे भी आप लोग गौरीकुंड पहुंच सकते हैं, देन गौरीकुंड में स्टे करके नेक्स्ट डे अपना ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में अपने अपने प्लस माइनस हैं, बताता हूँ। देखिए, अगर आप लोग सोनप्रयाग रुकते हैं तो उसका एक ही प्लस पॉइंट है, सोनप्रयाग में फैसिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गौरीकुंड। यहाँ पे आपको हर बजट में हर तरीके के स्टेज ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग गौरीकुंड रुकते हैं तो गौरीकुंड में आपको बता दो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू सोनप्रयाग। यहाँ पे आपको लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस ही देखने को मिलती हैं स्टेज के लिए, एंड सबसे मेन चीज़ काम चलाऊ रूम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिनके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं अगर आप पीक सीजन में जा रहे हो तो। सोनप्रयाग में फैसिलिटीज़ तो है, लेकिन अब बात करते हैं माइनस पॉइंट की। वो ये है कि अगर आप सोनप्रयाग रुकते हैं, नेक्स्ट डे जब आप लोग अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे तो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटा मान के चलिए, क्योंकि सीज़न के टाइम में क्या रहता है, शेयरिंग टैक्सी के लिए भी लाइन लगी होती है भाई। तो गौरीकुंड जाने के लिए अलग 3 से 4 घंटा, उसके बाद आप लोग अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। वहीं अगर आप लोग सोनप्रयाग की जगह गौरीकुंड रुके होंगे तो नेक्स्ट डे वहीं से आप लोग उठ के अपना 6, 7, 8 बजे तक ईजिली ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये कहूँगा कि अगर आप लोग सोनप्रयाग टाइम से पहुँच गए, मान लीजिए दोपहर के टाइम तक आप लोग सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं अगर, तो आप वहाँ ना रुक के सीधा गौरीकुंड चले जाइए, वहीं स्टे कर लीजिए। थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन यात्रा अपने आप में एक तपस्या है, तो उस चीज़ को एंजॉय करिएगा। एंड गौरीकुंड रुकिए, नेक्स्ट डे आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आप लोग अपनी यात्रा ट्रैकिंग जल्दी शुरू कर पाएंगे। तो गाइज, ये तो बात हो गई ट्रैवल ऑप्शंस की, कैसे आप लोग स्टे कर सकते हैं सोनप्रयाग गौरीकुंड के आगे पहुँच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रैकिंग डिटेल्स की। देखिए, गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का ये ट्रैक ऑलमोस्ट 22 से 23 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। कुछ लोग 17-18 किलोमीटर कहते हैं, कोई 19 किलोमीटर कहता है, लेकिन आपको बता दूं पूरा 22 से 23 किलोमीटर का ये ट्रैक रहता है। 2013 से पहले ये कम हुआ करता था, जो डिज़ास्टर आया था उससे पहले करीब 15-16 किलोमीटर का ट्रैक हुआ करता था, बट डिज़ास्टर में आधे से ज़्यादा रास्ता डैमेज होने की वजह से नया रास्ता बनाया गया, एंड जो नया रास्ता घूम के बनाया गया है उस वजह से ये जो डिस्टेंस है इंक्रीज़ होकर 22 से 23 किलोमीटर हो गया। गौरीकुंड से जब आप लोग ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। घोड़े खच्चर का ऑप्शन रहता है, पिट्ठू पालकी का ऑप्शन रहता है, और जो हेलीकॉप्टर का मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कैसे आप लोग अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो कैसे प्लान कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी से इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग यंग हैं, कैपेबल हैं और चल सकते हैं तो गाइस प्लीज़ पैदल यात्रा करिएगा, घोड़े खच्चर का यूज़ ना करिए। घोड़े खच्चर का वैसे भी सपोर्ट नहीं करता, मतलब घोड़े खच्चर पे जाना मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप जा रहे हो केदारनाथ धाम पर, महादेव को पशुपतिनाथ का दर्जा भी दिया गया है। उन्हें हर जीव से, हर पशु से प्रेम है। आप खुद अपने दिल से पूछ के देखिए कि किसी भी जानवर को कष्ट देकर कौन से भगवान खुश होंगे, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। यार देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी का एज इशू है, किसी को चलने में जेन्युइन दिक्कत है तो उनका समझ में आता है, लेकिन मैंने खुद वहाँ देखा है कि यंग लोग भी घोड़े खच्चर पे यात्रा करते हैं, जो कैपेबल हैं, जो चल सकते हैं, बट स्टिल वो चीज़ देख के बुरा लगता है। बहुत खड़ी चढ़ाई है,
आप खुद सोचिए, मैंने खुद देखा है वहाँ पे उनके पैर फिसलते हैं, उनको ज़बरदस्ती खींचा जाता है, मतलब बहुत घोड़ों की डेथ होती है वहाँ पे हर साल। तो इस चीज़ को प्लीज़ जब भी यात्रा प्लान करें, चल सकते हैं तो चलिए, चल के जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और रही बात पिट्ठू पालकी की, देखिए पिट्ठू पालकी की जो रेट है ना वो डिपेंड करता है वेट के ऊपर, कि आपका वेट कितना है उस हिसाब से वो चीज़ डिपेंड करती है, उनके प्राइजेस वगैरह। और ट्रैकिंग में मान के चलिए पूरा 12 से 13 घंटे का टाइम तो आराम से जाएगा। जब गौरीकुंड से हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो 1.5 से 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद ही पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी एक पहला पॉइंट है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ढाबे देखने को मिलते हैं, आप लोग यहाँ पे स्टॉप ले सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कुछ भी मतलब खाना है उसके लिए आप रुक सकते हैं। और यहाँ वैसे तो फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलती है, बट काम नहीं करता, मुझे तो आज तक नहीं मिला फ्री वाईफाई वहाँ पे ऐसा जो चल रहा हो। पूरे रास्ते में नेटवर्क की अगर हम बात करें तो कहीं आएगा कहीं जाएगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत ही करिएगा नेटवर्क। कैश अपने साथ कैरी ज़रूर से करिएगा गाइस, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के भरोसे ना ही रहिएगा। जंगल चट्टी से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नज़ारे एकदम से चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। और फिर आप पहुंचते हैं भीमबली। गाइस भीमबली इस पूरी ट्रैकिंग रूट में एक बहुत मेन पॉइंट मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट एड फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। साथ ही भीमबली से 2 रास्ते कटते हैं। जी हाँ, एक रास्ता लेफ्ट साइड में निकल जाता है स्ट्रेट, और एक रास्ता नीचे राइट साइड से निकल जाता है। वैसे तो ये आगे जाके दोनों ही रास्ते मर्ज हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सजेस्ट करूँगा कि जो रास्ता राइट साइड में नीचे की तरफ जा रहा है उसमें जाइएगा। रीज़न, जो लेफ़्ट साइड में रास्ता जा रहा है ना स्ट्रेट, वो आगे जाके बहुत खड़ी चढ़ाई है गाइस, बहुत एक्सट्रीम। जो रास्ता राइट साइड में नीचे की तरफ जा रहा है वो 400-500 मीटर एक्स्ट्रा तो है, लेकिन उसमें ऐसी कोई खड़ी चढ़ाई नहीं देखने को मिलेगी आपको। और आगे जाने के बाद दोनों रास्ते मर्ज ही होने हैं। तो राइट साइड में नीचे जाइएगा, लोहे का एक ब्रिज आएगा बहुत सुंदर सा, उसे क्रॉस करेंगे, आराम से ट्रैक करिएगा, इस रास्ते में कोई इशू नहीं आएगा। जब आगे जाके 2 रास्ते मर्ज होते हैं तो वहाँ एक पॉइंट आता है, वहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलता है कि 2013 से पहले का जो रास्ता था वो कैसा हुआ करता था, वो डिजास्टर ने पूरा किस तरह खत्म हो गया है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आता है छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, एंड यहाँ पे आपको कैंप्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। जस्ट इन केस अगर आप लोग एक दिन में ट्रैक पूरा ना कर पाए तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, नेक्स्ट डे जा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ही दिन में ट्राई करिए ट्रैक करने का, क्योंकि गाइज अगर आप लोग यहाँ स्टे कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया कि नहीं हो पा रहा भाई तो ये अलग बात है, बट यहाँ अगर आप स्टे कर लेते हैं ना और नेक्स्ट डे आप सोचोगे चढ़ने के लिए, और ज़्यादा बॉडी को पुश करना पड़ता है। मैं कर चुका हूँ, जब हम फर्स्ट टाइम गए थे हमसे यही गलती हुई थी, हम यहाँ रुक गए थे, नेक्स्ट डे जब स्टार्ट किया तो भैया और बैंड बज गई थी। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए एंड सीधा एक ही दिन में मंदिर तक पहुँच जाइए। इतना मुश्किल भी नहीं है ट्रैक, या छोटी लिंचोली बड़ी लिंचोली तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लास्ट का 4 से 5 किलोमीटर का है थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई, लेकिन मैनेजेबल है, इतना मैं मुश्किल भी नहीं इसको बोलूँगा। आसान भी नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। और मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले आपको बेस कैंप्स देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग वहाँ पे स्टे की बात करें केदारनाथ मंदिर के पास, तो 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो प्राइवेट होटल्स या तो कैंप्स। वो मैं भी आपको बताऊँगा आगे कि किन का प्राइस क्या रहता है। तो मंदिर से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो मंदिर से जस्ट 500 मीटर पहले आपको हेलीपैड देखने को मिलता है। अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो हेलीकॉप्टर यहाँ पे आपको ड्रॉप करता है 500 मीटर पहले मंदिर से। और मंदिर पहुँचने के बाद अब बात कर लेते हैं स्टेज की। तो देखिए कैंप्स का ऑप्शन भी है जो बजट ऑप्शन रहता है। कैंप में अगर आप लोग रुकते हैं तो आपको 700, 800, 900 रुपये पर पर्सन के अराउंड वो चार्ज करते हैं, जिसमें 2 टाइम का खाना भी आपको दे सकते हैं। लेकिन गाइज कैंप में एक सबसे बड़ा जो इशू रहता है वॉशरूम्स का रहता है। वॉशरूम फिर आपको पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने पड़ते हैं, एंड पब्लिक वॉशरूम्स की हालत बहुत ही खस्ता, मतलब बहुत, आप समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट होटल्स की। देखिए प्राइवेट होटल्स के प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप लोग सीज़न के टाइम पे जाओगे लाइक मई जून में, या फिर जब यात्रा बंद होने वाली होती तब, तो भैया 10-10, 12-12 हज़ार रुपये भी वो एक रूम के चार्ज करते हैं। और उसमें एक चीज़ रहती है कि वॉशरूम वगैरह आपको अंदर रूम के साथ मिल जाता है, एंड गर्म पानी वगैरह की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। अगर ऑफ सीज़न में आप लोग जाओगे तो प्राइसेस कम भी रहते हैं। बेस्ट टाइम कौन सा भी आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। तो मंदिर के पास आप लोग पहुंच गए, वहाँ पे आप लोगों ने एक नाइट स्टे भी कर लिया, अगले दिन आपने दर्शन कर लिए। उसके बाद 1.5 किलोमीटर ऊपर वहाँ पे भैरव बाबा मंदिर है, वहाँ पे ज़रूर से दर्शन करिएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी केदारनाथ यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हेलीकॉप्टर से अगर आप लोगों को अपनी यात्रा करनी है तो गाइस देखिए, हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ दिनों के लिए लाइक 15 से 20 दिन के लिए टिकट्स ओपन करते हैं एंड विंडो ओपन होती है, उसके लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हैं।
सबसे मेन चीज़, अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग बहुत पहले से करके रखनी पड़ेगी कि जिस डेट को आपको ट्रैवल करना है उसकी टिकट विंडो कब खुलेगी, आपको पहले से सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी। एंड आपको रजिस्ट्रेशन एडवांस में करके रखना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चार धाम यात्रा का, केदारनाथ यात्रा का आप करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर है कि आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना आप लोग हेलीकॉप्टर टिकट बुक नहीं कर सकते। IRCTC की वेबसाइट से आप लोग हेलीकॉप्टर टिकट बुक करवा सकते हैं। एंड जब आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, तभी आप लोग उस रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर जिन जिन लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी हेलीकॉप्टर टिकट बुक करवा सकते हैं। और हेलीकॉप्टर टिकट मिलना इतना मुश्किल भी नहीं है, बट प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है कि जब विंडो ओपन होती है तो 5 मिनट के अंदर सारी टिकट्स फुल हो जाती हैं। मिलने को तो ब्लैक में भी मिलती हैं टिकट, सभी को पता है, बट आप खुद से भी करवा सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। 3 जगह हेलीपैड्स बने हुए हैं, गुप्तकाशी, फाटा एंड सिरसी। गुप्तकाशी से अगर आप लोग टिकट बुक करवाते हैं तो आने जाने की टिकट 7800 रुपीज़ समथिंग की है। फाटा एंड सिरसी से 6000 रुपीज़ अराउंड है आना जाना। तो ये 3 जगह हेलीपैड है। और मैं आपको बता दूँ, ये ऑन द वे ही आपको पड़ता है। जब हम रास्ते में जाते हैं तो सोनप्रयाग से 30 से 40 किलोमीटर पहले ही तीनों हेलीपैड्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड तीनों ही जगह आपको होटल स्टेज के ऑप्शंस भी वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। गाइस, ये बात हो गई हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करने की। अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम कौन सा है, वो कौन सा महीना है जब सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम रहता है यात्रा प्लान करने के लिए। देखिए, मई जून का जो बिगनिंग का टाइम रहता है सबसे पीक सीज़न होता है ये यात्रा के लिए। भीड़ भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, होटल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आता है जुलाई एंड अगस्त। जुलाई और अगस्त एक ऐसा टाइम है जो मानसून का टाइम होता है। इसमें मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को भी ट्रैवल करने के लिए माउंटेन्स में, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ, कम भीड़ में अगर आपको दर्शन करने हैं और बजट भी आपका ठीक रहे, सितंबर का महीना ऐसा होता है कि बारिशें भी कम होना स्टार्ट हो जाती है, भीड़ भी कम रहती है, एंड आप लोग कम बजट में अच्छे से दर्शन करके आ सकते हैं। और अक्टूबर एंड आता है, जब मतलब यात्रा बंद होने वाली होती है, तब भी थोड़ा सा भीड़ बढ़ जाती है। बजट की अगर हम बात करें, आप देखिए, अगर आप लोग पीक सीजन में लेट्स सपोज जा रहे हैं मई जून के महीने में, तो बजट आप इतना मान के चलिए 8 से 9 हज़ार पर पर्सन तो पड़ेगा। दिल्ली से मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें आपका ट्रैवल, रहना वहना सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर यही आप लोग ऑफ सीजन में जाएंगे तो 2-2.5 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 8 हज़ार के अराउंड मान के चलिए बजट आपका रह सकता है। और बजट देखिए डिपेंड ये इस पर भी करता है कि आप लोग ट्रैवल कैसे कर रहे हैं। कुछ लोग लोकल बसेस में ट्रैवल कर लेते हैं, बजट और कम हो जाता है। कुछ लोग दिल्ली से ऋषिकेश वॉल्वो में जाएंगे तो उस हिसाब से 8 हज़ार का एक रफ फिगर मैंने आपको बता दिया। वो ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कहाँ पे आप लोग, मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और आई होप कि मैंने सारी डिटेल शेयर कर दी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट यहाँ मेंशन कर दूंगा मैं। इस वेबसाइट पर जाके आपको अपनी एक टूर आईडी क्रिएट करनी होती है। अब तो रजिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा ईजी हो गया इस साल तो, क्योंकि पहले तो आपको आधार कार्ड, फोटो अपनी अपलोड करनी होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। आप टूर आईडी क्रिएट करिए, एक डेट सेलेक्ट करिए जब आपको ट्रैवल करना है कौन से धाम पर, और जो नंबर आपका मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है वो आप मेंशन करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली एक OTP आएगा। वो OTP आप डालेंगे तो आपके आधार डिटेल्स, फोटो सब कुछ ऑटोमेटिकली वहाँ से कैप्चर कर लेगा। तो ये बहुत इजी प्रोसेस हो गया रजिस्ट्रेशन करने का, कोई भी इजीली कर सकता है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टाइम इसमें लगता है। उम्मीद करता हूँ कि सारी डिटेल मैंने शेयर कर दी। अगर कुछ मुझसे मिस हो गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर से आप सभी को बताऊँगा। या आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सबसे किसी नई वीडियो में किसी नई और बेहतरीन सी जगह के साथ। तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए अपना, ट्रैवल करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दो। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।